नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए हिस्ट्री के अंतर्गत जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है सबको बारी बारी से कवर कराई जा रही है। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार में आए सामाजिक और शैक्षिक परिवर्तनों का परीक्षण कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको शुरुआत करना है परिचय के रूप में, पूरा बेसिक भूमिका के रूप में आपको शुरुआत करना है कि किस प्रकार से ब्रिटिश लोग आया एक व्यापारिक कंपनी के रूप में, लेकिन धीरे धीरे भारत पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया और कंट्रोल करने के पश्चात भारत के अलग अलग क्षेत्रों में हस्तक्षेप की नीति को अपनाई गई, जिसमें सारा क्षेत्र था सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक, ऐसी बातों से आपको शुरुआत करना है। उसके बाद से जो भी यहाँ पे सामाजिक परिवर्तन आया, सामाजिक परिवर्तन की बात करें तो उसमें सती प्रथा हो गया, विधवा विवाह हो गया, ऐसे लंबी चौड़ी आपको लिस्ट बना के पूरा ठीक है, छोटे छोटे पैराग्राफ के या फिर पॉइंट के माध्यम से लिखना है। उसके बाद से यहाँ पे पूछ रहा है कि शैक्षिक परिवर्तन, क्या शैक्षिक परिवर्तन आया उसे भी यहाँ पे बताना है। और शैक्षिक परिवर्तन में ध्यान रखना है आपको कि तकनीकी शिक्षा को भी यहाँ पे काउंट करके चलना है। और सारी बातें यहाँ पे किसके संदर्भ में बताना है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार में आया परिवर्तन, बिहार में आया परिवर्तन के संदर्भ में आपको बताना है। और यहाँ पे लास्ट में हो जाएगा यहाँ पे निष्कर्ष, चेक एंड बैलेंस टिप्पणी के रूप में यहाँ पे आप निष्कर्ष के रूप में यहाँ पे कर सकते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे शुरुआत इसका कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप बेसिक चीज़ों से बिल्कुल शुरू करने का प्रयास कीजिए कि जैसे जो ब्रिटिश कंपनी आई, ब्रिटिश कंपनी आई, किस प्रकार से एक व्यापारी के रूप में लोग भारत में आया, लेकिन भारत में जिस प्रकार से एक राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल पड़ा था, राजनीतिक शून्यता का जो दौर चल पड़ा था, उसी का फायदा यहाँ पे अंग्रेज़ों को मिला। तो व्यापारी से ठीक है इन लोगों ने फायदा उठाया भारत की भारतीय राजनीतिक शून्यता का कोई ऐसी शक्ति यहाँ पे बच ही नहीं गई थी। धीरे धीरे बड़ी बड़ी शक्तियाँ यहाँ पे कमज़ोर ऑलरेडी यहाँ पे हो रही थी। जैसे कि हम लोग बात कर ले मुगलों की, मराठा भी आगे चल के कमज़ोर हो गए, तो उसका फ़ायदा यहाँ पे इन लोगों को मिला ही मिला। इसीलिए पूरी तरीके से इनको एक गेम चेंजर के रूप में देखा जाता है। गेम चेंजर मतलब पूरी तरीके से होता है ना कि एकदम बाजी को यहाँ पे पलट देना। एक समय ऐसा लग रहा था कि मराठा पूरे भारत पे कंट्रोल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गेम चेंजर, और यहीं से इन लोगों ने भारत पे अपनी पकड़ मजबूत बनाना शुरू कर दिया। इसीलिए माना जाता है कि ये लोग भारतीय शासकों के शासक बन गए, भारतीय शासकों के शासक बन गए, भारतीय शासकों के लोग यहाँ पे प्रशासक बन गए, या फिर ये लोग भारतीय शासकों के पूरी तरीके से प्रतिद्वंदी बन गया। यही 3-4 कंडीशन था यहाँ पे, इस टाइप का आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे जब कंट्रोल हो गया तो स्वाभाविक सी बात है कि वे लोग हस्तक्षेप की नीति को भी अपनाएगा। कंट्रोल करने का मतलब क्या है यहाँ पे कि अपनी मनमाना मनमर्जी यहाँ पे चलाना। तो इसीलिए देखेंगे यहाँ पे तो ये लोग हस्तक्षेप की नीति के माध्यम से, चाहे हम लोग यहाँ पे सोशल की बात कर लें या फिर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल या फिर एजुकेशन, हर एरिया में इन लोगों ने हस्तक्षेप के माध्यम से कुछ न कुछ परिवर्तन करने का प्रयास किया। यही तो कारण था 1857 की क्रांति, एक बहुत बड़ा कारण था हस्तक्षेप की नीति का। लेकिन आगे चल के अंग्रेजों ने हस्तक्षेप की नीति को त्यागते हुए भारत के संदर्भ में अहस्तक्षेप की नीति को अपनाया। अब यहीं से आपको समझाने का प्रयास करना है कि इसी हस्तक्षेप की नीति के माध्यम से बिहार में भी उसका प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देता है। चाहे हम लोग सामाजिक की बात कर लें, चाहे हम लोग यहाँ पे शैक्षिक गतिविधियों की बात कर लें। अब यहाँ पे प्रश्न को और बढ़ा सकता था, पूछ सकता था, ठीक है, पॉलिटिकल पूछ सकता था, इकोनॉमिक पूछ सकता था, कहीं से पूछे कोई समस्या यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब चलिए यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं सामाजिक परिवर्तन के रूप में। अब देखिए सामाजिक परिवर्तन की बात करें तो ये तो लगभग 19वीं शताब्दी के शुरुआत से ही यहाँ पे पूरी तरीके से शुरू हो चुका था। 19वीं शताब्दी के शुरुआत से ही पूरी तरीके से शुरू हो चुका था, जब कई सारे बुद्धिजीवी विचारक लोग यहाँ पे भारत में आए। जैसे कि भारत के ही लोग बात करें राजा राम मोहन राय की, उन्होंने देखा कि समाज में मौजूद जो भी बुराइयां है, इसको जागरूकता के माध्यम से ख़त्म करना इतना आसान नहीं है, इसको कानून बना के यहाँ पे ख़त्म किया जा सकता है। क्योंकि कानून बनाने का मतलब है कि जो भी उसका उल्लंघन करेगा उसको यहाँ पे दंडित किया जाएगा। तो इसीलिए माना जाता है राजा राम मोहन राय के प्रयासों से भारत में सामाजिक परिवर्तन में एक मील का पत्थर भी साबित हुई। अब किन किन एरिया में यहाँ पे जो भी सामाजिक परिवर्तन देखने के लिए मिला, जैसे कि सती प्रथा,
विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, परिवहन और संचार, कृषि, कुटीर उद्योग। अब ये जो सारा चीज़ है देख रहे हैं, ठीक है, ये एग्जाम में आपको आइडियाज नहीं आ पाता। जैसे परिवहन संचार है, कृषि है, कुटीर उद्योग है, इसके वजह से भी तो समाज प्रभावित हो रहा है। इन्हीं सारी चीज़ों को दिखाना होता है एग्जामिनर को यहाँ पे एक बड़े डायमेंशन के अंतर्गत में, जिसकी बार बार चर्चा करता हूँ। अदरवाइज लगेगा कि सती प्रथा और विधवा ये सब कोई लिख के आएगा, लेकिन इसे अमूमन बहुत कम ही स्टूडेंट लिख के आ पाएंगे जो अच्छे तरीके से पढ़ के जा रहा है, चीज़ों को समझ के जा रहा है। तो चलिए अब इसे हम लोग बारी बारी से देखते हैं। नंबर 1 बात करें हम लोग यहाँ पे सती प्रथा की, तो देखिए बिहार में सती प्रथा बहुत तेज़ी से वहाँ भी फला फूला था। खासकर अगर बात करें हम लोग बिहार का जो गंगा का जो निचली मैदानी वाला इलाका है, गंगा का निचली मैदानी वाला इलाका है, वहाँ पे देखेंगे तो बड़ी मात्रा में यहाँ पे सती प्रथा प्रचलित था, सती प्रथा प्रचलित था। लेकिन जब सती प्रथा के लिए जब यहाँ पे कानून पारित कर लिया गया, खासकर राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लगभग 1829 के आसपास इसको पारित किया गया, तो अब उसको अलग अलग क्षेत्रों में लगाने का यहाँ पे प्रयास किया गया और इसको बिहार में भी लगाया गया। बिहार में लगाया गया फरवरी 1830 में कि सती प्रथा को जो भी अपनाएगा यह एक दंडनीय अपराध होगा, कानून बन गया है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका अब विरोध भी किया जाएगा। बहुत सारे हिंदुओं के द्वारा इसका यहाँ पे विरोध भी किया गया, कई सारे हिंदुओं ने इसको चैलेंज भी किया, लेकिन हर तरीके से इसको यहाँ पे खारिज कर दिया गया। अब यही है, आगे चल के लगभग देखेंगे तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में धीरे धीरे इस परिवर्तन को यहाँ पे समाज ने स्वीकार कर लिया और सती प्रथा जैसी जो बुराइयाँ थी अंततः यहाँ पे ख़त्म हो गई। दूसरे नंबर की बात करें हम लोग यहाँ पे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, इसमें भी वही हाल था। सोचिए विधवा नाम ही यहाँ पे, विधवाओं से कोई शादी नहीं करता, उसका सामाजिक बहिष्कार हर तरीके से आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा इस चीज़ को। ये बिहार में भी था, इसीलिए जब यहाँ पे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम यहाँ पे लाया गया तो सती प्रथा की तरह इसका भी बिहार में पूरी तरीके से विरोध हुआ। बिहार में पूरी तरीके से यहाँ पे विरोध हुआ। लेकिन अब यही था कि जब सती प्रथा को जब कंट्रोल कर लिया गया तो उससे तो इंटेंसिटी के मामले में या फिर सामाजिक मेंटलिटी के मामले में यहाँ पे विधवा विवाह में कम ही था। इसीलिए माना जाता है कि पूरी तरीके से नियंत्रण में रहा। बिहार के लोगों ने कई सारे यहाँ पे अदालत में याचिकाएं दायर की, लेकिन सारे ही याचिकाओं को यहाँ पे खारिज कर दिया गया कि कोई भी किसी भी प्रकार के इसमें चेंज नहीं लाया जाएगा। और फिर इसी चीज़ को सही करने के लिए देखेंगे तो भारत से या फिर बिहार में कई सारे सुधारवादी लोगों के द्वारा इसको, ठीक है, कहीं न कहीं यहाँ पे लोगों में एक अच्छा मैसेज देने का प्रयास किया गया, जिसके वजह से ये भी आगे चल के कंट्रोल में आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं परिवहन और संचार को लेके। देखिए कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा माध्यम है परिवहन और संचार, और परिवहन और संचार बिहार में बड़ी तेज़ी से उस समय भी हुआ। जैसे कि यहाँ पे कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे पूरी तरीके से कई सारे पुल का निर्माण किया गया, सड़क का निर्माण किया गया। अब समझ रहे हैं यहाँ पे पुल, सड़क, बरसात के दिनों में सोच के देखिए उत्तर बिहार में अगर ये पुल नहीं बने, सड़क नहीं बने तो कम्युनिकेशन पूरी तरीके से ठप हो जाएगा। आज भी इतनी स्थितियाँ ख़राब हो जाती है, अगर कस के बाढ़ वगैरह आ जाए तो कम्युनिकेशन बहुत हद तक वीक पड़ जाता है। तो उस समय आज, ठीक है ना, उस समय के संदर्भ में आप एज्यूम करिए यहाँ पे क्या हाल होता होगा। ये बहुत बड़ा कारण था, पुल, सड़क। उसके बाद इसमें रेल को भी शामिल किया गया, ठीक है। अंग्रेजों ने भले रेल को अपने फ़ायदे के अनुसार चलाया, लेकिन कहीं न कहीं उसका देखिए फ़ायदा भारत के लोगों को मिला कि नहीं मिला। एक कनेक्टिविटी को तो उसने बढ़ाया ही बढ़ाया। तो यहाँ पे आपको परिवहन और संचार के माध्यम में रेल को थोड़ा बहुत पॉजिटिव टर्म में दिखाने की कोशिश करना है। इसी के दरमियान यहाँ पे देखेंगे तो 1862 में बांकीपुर जंक्शन, ठीक है, जो कि वर्तमान में पटना है, ठीक है, वहाँ पे 1862 में यहाँ पे पटना जंक्शन भी यहाँ पे बनाया गया। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे तो तार और डाक व्यवस्था का भी पूरी तरीके से सुधार होना शुरू हो गया, नए नए परिवर्तन इसमें भी यहाँ पे लाना शुरू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे समझना है कि ब्रिटेन वगैरह में औद्योगिक क्रांति हो रही थी, नए नए चीज़ों के तकनीक के रूप में नए नए खोजों को बल दिया जा रहा था। तो अंग्रेज लोग उसका यूज करेगा कि नहीं करेगा, हर जगह लोग यूज करेगा। और ये दौर आता है लगभग 1912 का। 1912 के समय तक कई टेलीग्राफ लाइनों और डाकघरों ने अपने काम करना शुरू कर दिया। संचार व्यवस्था और तेज़ी से यहाँ पे
फलने फूलने लगा। अब इस संचार व्यवस्था से क्या सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ों को फ़ायदा होगा? अंग्रेज़ों ने अपने लिए भले ही उसको लिया, ठीक है, किया, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा भारतीयों को भी मिला। अब यहाँ पे इसके मैं फ़ायदे गिना रहा हूँ, ये जो परिवर्तन का कारण है। अदरवाइज इसी की जब आलोचना करना होगा तो फिर इसको पूरी तरीके से आपको, ठीक है, भारत के संदर्भ में डिफेम करना होगा, डिफेंड करना होगा कि सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ों ने अपने लिए किया इसको। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कृषि को लेके। कृषि में देखिए बहुत अधिक परिवर्तन तो नहीं हुआ, क्योंकि जो कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में जो परमानेंट सेटलमेंट को लाया गया था, सोचिए परमानेंट सेटलमेंट ने किसानों को माने सीधे ही किसान से मजदूर बना दिया और किसानों को एकदम बाह के मुंह में यहाँ पे डाल दिया। किसानों को यहाँ पे जमींदार हो गया या फिर साहूकार हो गया, जमींदार साहूकार हो गया, इन दोनों ही लोगों के चंगुल में यहाँ पे फंसा दिया। क्योंकि अब अस्थाई बंदोबस्त में जो भी कर की जो दर थी वो तो वसूलने वाला जमींदार ही होता था। जमींदार के माध्यम से जो, ठीक है, बिचौलिया यही था, इसके भी लोग होते थे, औने पौने दाम सब ये लोग कर वसूलते रहता था, तो समस्या हुआ ही हुआ। और आगे चल के, ठीक है, जैसे कि मुंडा विद्रोह इसका सबसे बड़ा कारण माना जाता है, मुंडा विद्रोह। नेक्स्ट है यहाँ पे कुटीर उद्योग, ठीक है। अब कुटीर उद्योग की हम लोग बात करें तो देखिए ये भी पूरी तरीके से बिहार में ध्वस्त हो गया, बिहार में नहीं पूरे पूरे भारत में ध्वस्त हो गया। कुटीर उद्योगों के लिए जो यहाँ पे कच्चा माल चाहिए, खुद आप सोच के देखिए, जो कच्चा माल चाहिए, तो इसी कच्चा माल से लोग क्या करते थे, हाथों से तैयार माल यहाँ पे तैयार करते थे। लेकिन अब ये कच्चा माल कहाँ जाने लगा? ब्रिटेन के उद्योगों में, जो कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का जो दौर चल रहा था, औद्योगिक क्रांति का जो दौर चल रहा था, सारा का सारा रॉ मटेरियल वहाँ जाने लगा। और फिर इस औद्योगिक क्रांति से तैयार माल आके निकल के यहाँ पे, ठीक है, भारत के बाज़ारों में आने लगा, भारत के बाज़ारों में आने लगा। तो क्या ये जो हाथ से तैयार हो रहा है और मशीनीकृत जो तैयार हो रहा है, क्या ये दोनों वस्तुएं, खासकर भारत से जो कुटीर उद्योग से जो वस्तुएं निकली हुई है, क्या कभी प्रतिस्पर्धा कर पाएगी? खुद आप सोच के देखिए। तो ये बहुत बड़ी समस्या का ये भी यहाँ पे कारण था। विदेशी वस्तु वर्सेस स्वदेशी वस्तुओं के कीमतों में भारी अंतर था। यहाँ प्राइस हमेशा अधिक देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बल्क मात्रा में तैयार नहीं किया जा रहा है, उतना फिनिशिंग यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो वस्तु तैयार हो रहा है, बल्क मात्रा में तैयार हो रहा है, कम मैंने लागत कम यहाँ पे हो जाएगी, प्राइस इसका कम हो जाएगी, फिनिशिंग आपको इसका अच्छा देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो क्या हुआ, इसका जो प्रभाव पड़ा भारत में, बिहार में बहुत बड़े मात्रा में देखने के लिए मिला। कर्ज के मकल जार में लोग फंसते चले गए, आजीविका के साधन पूरी तरीके से उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। तो जो भी ये टर्म है आपको बताने की कोशिश करना है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं शैक्षिक परिवर्तन को लेके। देखिए शैक्षिक परिवर्तन को लेके बिहार का एक अलग स्थान है पूरे के पूरे भारत में देखा जाए, ठीक है। एक से एक विश्वविद्यालय, देखिए नालंदा तो अपने आप में एक संपूर्ण, ठीक है, नालंदा के साथ साथ विक्रमशिला हो गया, उदंतपुरी हो गया, पूरे के पूरे अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल पे इसको ख्याति मिला हुआ था। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत चर्चा करना है। एंशियंट बिहार, प्राचीन काल से ही बिहार में देखा जाए तो नालंदा हो जाएगा, विक्रमशिला या फिर यहाँ पे उदंतपुरी, ऐसे सारे जो विश्वविद्यालय जो थे पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की तरह, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति इनको मिला ही हुआ था। नालंदा तो अपने आप में देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या है, यहाँ पे पहली बार अंग्रेजों ने शिक्षा के लिए, या याद करिए 1813 का जो चार्टर था उसमें 1 लाख रुपए का अनुदान यहाँ पे दिया गया कि भारत का शिक्षा में 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। अब इसी 1 लाख खर्च करने के लिए यहाँ पे जो भी, ठीक है, कह सकते हैं कि एक नया जो यहाँ पे दौर चल पड़ा एजुकेशन सिस्टम को लेके, आंग्लवादी वर्सेस प्राच्यवादी, जिसमें जीत किसकी हुई? आंग्लवादियों की जीत हुई। ये आपको याद आ रहा होगा, आंग्लवादियों की जीत हुई। और फिर फाइनली यहाँ पे मैकाले का जो एजुकेशन जो पॉलिसी था, जिसमें भाषा का माध्यम यहाँ पे इंग्लिश रखा गया था, 1835 में ये पूरी तरीके से, ठीक है, पारित हो गया। और इसी मैकाले की शिक्षा पद्धति में जो लाया गया था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी,
इसी को बोला जाता है अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत, अर्थात जो शिक्षा है ऊपर से नीचे तक छन छन के आएगा, ठीक है। लेकिन ये हुआ कहाँ ऐसा, खुद आप सोच के देखिए। लेकिन यहाँ पे खैर वो हमारा मामला नहीं है। यहाँ प्रयास करना है कि जब यहाँ पे ये सारी गतिविधियाँ होने लगी तो इसका जो प्रभाव है बिहार में भी पड़ा। बिहार में देखा जाए, यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्लाइड में करता हूँ, यहाँ पे बिहार में जैसे कि पहला आधुनिक और पाश्चात्य शैक्षिक विद्यालय की स्थापना किया गया 1835 में पटना में स्थापित किया गया। उसके बाद से देखेंगे तो धीरे धीरे बिहार के अन्य क्षेत्रों में भी खोला गया, जैसे कि भागलपुर के साथ साथ आरा, छपरा, पूर्णिया, बिहार शरीफ, ऐसे कुछ जिलों का नाम बताना है जहाँ पे, ठीक है, उस समय यहाँ पे जो भी स्कूल था यहाँ पे खोला गया था। उसके बाद से यहाँ पे जब आया 1854 में यहाँ पे वुड्स डिस्पैच, इसका जो भी डिक्लेरेशन था इसी को यहाँ पे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी बोला गया। क्योंकि इसमें सबसे जो बड़ी बात थी कि प्राइमरी जो एजुकेशन था इसको स्थानीय भाषा में यहाँ पे दिया जा सकता था, और हायरी जो एजुकेशन था उसमें यहाँ पे इंग्लिश को दिया जाता था। तो जो कहीं कहीं देखेंगे आज तक ये चल ही रहा है, बेसिक लेवल पे, क्षेत्रीय लेवल पे यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज को प्रोत्साहित किया जाता है। तो 1854 में जो यहाँ पे वुड्स डिस्पैच आया, इसी को बोला जाता है भारतीय शिक्षा का यहाँ पे मैग्ना कार्टा इसको बोला जाता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे, तो जब तक देखेंगे तो बिहार बंगाल से अलग नहीं हुआ था, तो अधिकतर जो प्रायोरिटी मिल रही थी बंगाल में जो कलकत्ता स्थित था वहाँ के लोगों को ही मिल रही थी। तो यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करना है कि देखिए कलकत्ता विश्वविद्यालय की जब यहाँ पे ऑलरेडी स्थापना हो चुकी थी, तो आगे चल के उसी के अंतर्गत यहाँ पे 1863 में पटना कॉलेज की स्थापना हुई। सोचिए, पटना कॉलेज की स्थापना हुई। जैसे आज होता है ना, बहुत सारा यूनिवर्सिटी है, बहुत सारा कॉलेज है, तो उस समय कौन यूनिवर्सिटी था? कलकत्ता यूनिवर्सिटी था, और इस यूनिवर्सिटी के तहत यहाँ पे पटना कॉलेज की स्थापना हुई। और आगे चल के 1863 में जैसे कि देवघर, इसके अलावा मोतिहारी, चाईबासा, इन सारे ही जगहों पे, ठीक है, जिला विद्यालय की भी स्थापना की गई। अब यही है, वुड्स डिस्पैच के बाद से फिर कई सारी कमेटी बनती रहेगी एजुकेशन सिस्टम को लेके। इसी में एक यहाँ पे बनेगा सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग। अब इसके माध्यम से देखेंगे यहाँ पे, तो जो पटना कॉलेज था अब आगे चल के उसी को क्या कर दिया गया, पटना विश्वविद्यालय की यहाँ पे स्थापना हो गई। ध्यान रखिएगा, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई। 1886 में ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना हुई, और आगे चल के 1924 में इसको बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियर में बदल दिया गया। बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में इसको बदल दिया गया। सैंडलर समिति ने भी देखा जाए तो जो होता है कमर्शियल और जो टेक्नोलॉजी एजुकेशन पे व्याप्त सिफारिश भी किया इसने, सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग ने। तो इसके माध्यम से देखेंगे तो अलग अलग क्षेत्रों में भी अब व्यावसायिक, समझ रहे हैं ना, यहाँ पे पूरी तरीके से जो कमर्शियल यूनिवर्सिटी की यहाँ पे बात की जा रही है। जैसे कि 1926 में यहाँ पे इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना हुई धनबाद में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना की गई धनबाद में। और 1930 में नस्ल आदि सुधार के लिए पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की गई। पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की गई। आगे चल के महिलाओं की शिक्षा पे भी यहाँ पे ध्यान दिया गया। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इधर महिला शिक्षा पे भी यहाँ पे ध्यान दिया गया। उसमें एक कमेटी का आपको याद रखना है, ठीक है नाम, 1929 में हार्टोग
हार्टोग समिति ने सिफारिश किया हुआ था कि 25 लाख में से लगभग 1 से 16 लाख मतलब जो ठीक है लड़कियां स्कूल जा रही है, और फिर लड़कियों के लिए भी अलग से यहाँ पे स्कूल खोला गया, कॉलेज खोला गया। और आगे चल के देखेंगे तो इसी के तहत 1940 में पटना वुमेंस कॉलेज की स्थापना की गई। पटना वुमेंस कॉलेज की स्थापना की गई। ये सारे जो देख रहे हैं ना यहाँ पे जितना भी संस्थाएं हैं, स्कूल है, कॉलेज है, आज भी तो ये चल ही रहा है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे तकनीक शिक्षा को लेके। तकनीक शिक्षा को लेके हम लोग बात करें तो जैसे कि 1925 में यहाँ पे बिहार में पहला मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया गया। पहला मेडिकल कॉलेज का स्थापना किया गया पटना में, सब यहाँ पे हो रहा है पटना में, ठीक है। पटना मेडिकल कॉलेज के रूप में इसको चल के आगे ठीक है मान्यता दिया गया। पटना मेडिकल कॉलेज का भी जो हिस्ट्री है लंबा चौड़ा रहा है। 1926 में मैंने तो तभी बताया था आपको, खनन प्रौद्योगिकी में शिक्षा प्रदान करने के लिए धनबाद में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना की गई। तो यहाँ पे समझ रहे हैं ना, तकनीक शिक्षा को यहाँ पे क्या करना है, बढ़ावा देना है। तो धनबाद में भी यहाँ पे खोला गया, धनबाद में खोला गया इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की यहाँ पे स्थापना की गई। और इसी ने माना जाता है कि बिहार में इंजीनियरिंग शिक्षा की यहाँ पे नींव भी रखी। फाइनली आपको यहाँ पे निष्कर्ष में बताने की कोशिश करना है कि बिहार सरकार द्वारा देखिए सामाजिक और शिक्षा के लिए क्षेत्रों को दिए गए प्रोत्साहन ने बिहार के लोगों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ही निभाई। इतना सारा जो परिवर्तन हो रहा है, भले ही कुछ क्षेत्रों में हमने देखा जैसे कुटीर उद्योग वगैरह में कि इससे ज़रूर यहाँ पे लॉस हुआ, लेकिन खासकर जब हम लोग यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, एजुकेशन सिस्टम की यहाँ पे बात करते हैं, तो उस समय सरकार के द्वारा भले ही थोड़ा बहुत यहाँ पे ध्यान दिया गया, लेकिन ध्यान जरूर दिया गया। और यही तो कारण है ना कि बिहार के कहीं न कहीं कह सकते हैं कि भूमिका में बिहार में मानव संसाधन को बढ़ाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। सोचिए पटना विश्वविद्यालय अगर उस समय उसकी स्थापना नहीं होती, एक से एक क्रांतिकारी लोग वहीं से निकले। ये अपने आप में कम बात नहीं है। आगे चल के IAS का तो खान ही बन गया पटना विश्वविद्यालय। तो कहीं न कहीं यहाँ पे ठीक है आपको बताने की यहाँ पे कोशिश ज़रूर करना ही करना होगा। इसने भारतीयों में उचित जागृति पैदा की और भारतीयों को पश्चिम के विचारों से दर्शन कराया कि ऐसे भी किसी भी चीज़ को सोचा जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक एरिया तक सीमित नहीं रखा, अर्थात शिक्षा का पूरी तरीके से ग्लोबलाइजेशन हो गया, शिक्षा का पूरी तरीके से वैश्वीकरण हो गया। और यही तो कारण है ना, जब ग्लोबलाइजेशन हो गया, वैश्वीकरण हो गया, तो इसका प्रभाव क्या होगा, भारत में भी, बिहार में भी अलग अलग एरिया में पड़ेगा। चाहे हम लोग सामाजिक गतिविधियों की बात कर लें, देखिए समाज को कैसे इसने जगाया, स्वतंत्रता संग्राम में कितनी बड़ी भूमिका रही है, गांधी की भूमिका रही ही रही है। लेकिन गांधी के साथ साथ अगर आप एजुकेशन पॉलिसी को थोड़ा बहुत दिखाते चलेंगे तो गांधी के साथ जितने अगल बगल लोग खड़े थे, कहीं न कहीं अगर उनके पास एजुकेशन सिस्टम आया तो इन्हीं सारे स्कूलों से, इन्हीं सारे कॉलेजों से निकल के आया। तो बताने की ज़रूर आपको कोशिश ज़रूर करना ही करना होगा। कुल मिला के यहाँ पे स्वतंत्रता के लिए एक कहीं न कहीं एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से एक आधारभूत संरचना का तैयार किया, आधारभूत नींव की तैयार किया, जिसके वजह से लोगों में जागृति फैली। इतनी सारी बातें पर्याप्त है, इतनी सारी बातें आप लिख के आइए। तो ठीक है फ्रेंड्स, फीडबैक अपना ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।